नमस्कार। झारखंड को पहचान किससे मिलती है? कोयले की काली सिल्लियों से, लोहे के अयस्क से, उन खदानों से जो देश के थर्मल और स्टील प्लांट्स को चलाती है। मगर इसी धरती पर, इसी राज्य के जंगलों में एक और धागा बुना जा रहा है, सुनहरा, महीन और उतना ही पुराना तसर सिल्क का धागा। सवाल यह नहीं है कि झारखंड के पास संसाधन है या फिर नहीं। सवाल यह है कि क्या झारखंड इन संसाधनों से सिर्फ कच्चा माल निकालेगा या इनके मूल्य, रोजगार और पहचान बुनेगा। आज हम एक खाका खींच रहे हैं, झारखंड के सुनहरे भविष्य का रोड मैप बना रहे हैं, जिस पर चलकर झारखंड का नाम कोयले से आगे बढ़कर फैशन की वैश्विक गलियों में भी गूंज सके। वह रोड मैप जिससे न सिर्फ झारखंड के युवाओं को रोजगार मिलेगा, बल्कि हमारे झारखंड को एक वैश्विक पहचान भी मिल सकती है। आज की इस वीडियो में हम इन्हीं तमाम मसलों पर विस्तार पूर्वक बिंदुवार तरीके से एक एक पहलू पर बात करेंगे। लेकिन इससे पहले की वीडियो की शुरुआत हो, नमस्कार, प्रणाम, जोहार स्वीकार कीजिए। हमारा नाम आकाश आनंद है और आप देखना शुरू कर चुके हैं thefourthpillar.live। दशकों से झारखंड की आर्थिक पहचान तय होती रही है इस बात से कि उसकी मिट्टी के नीचे क्या है। कोयला देश के थर्मल प्लांट चलाता है, लौह अयस्क स्टील मिलों को खिलाता है। खनिज संपदा ने झारखंड को भारत की औद्योगिक अर्थव्यवस्था का एक अनिवार्य स्तंभ बना दिया है। मगर इस संसाधन प्रचुरता ने व्यापक समृद्धि में तब्दील होना नहीं सीखा। बेरोजगारी ऊंची बनी हुई है। हर साल हजारों युवा काम की तलाश में पलायन करते हैं और राज्य की ज्यादातर संपत्ति कच्चे रूप में ही राज्य की सीमाओं से बाहर चली जाती है। झारखंड खनिज निर्यात करता है, मगर जो मूल्य वे खनिज पैदा करते हैं वह कहीं और बनता है। यह मॉडल अब बदलना ही होगा। झारखंड के विकास का अगला चरण सिर्फ प्राकृतिक संसाधनों के निकालने पर टिका नहीं रह सकता। इसे वैल्यू एडिशन पर, रोजगार सृजन पर और ऐसे उद्योगों के निर्माण पर केंद्रित होना होगा जो खनिजों की बजाय लोगों को अर्थव्यवस्था के केंद्र में रखे। और हैरानी की बात यह है कि इस बदलाव का सबसे मजबूत दावेदार एक ऐसा उद्योग है जिसे झारखंड के साथ शायद ही कभी जोड़कर देखा जाता है, और वह है टेक्सटाइल। इतिहास में एक विडंबना छिपी है दोस्तों, जो दोहराई जाने का खतरा बना हुआ है। औपनिवेशिक भारत कच्चा कपास निर्यात करता था, जबकि ब्रिटेन तैयार कपड़ा बेचता था। आज झारखंड ठीक वही गलती दोहराने के कगार पर है, कच्चा रेशम निर्यात करके और तैयार मूल्य आयात करके। दुमका, गोड्डा, खूंटी और पश्चिमी सिंहभूम जैसे जिलों में हजारों आदिवासी परिवारों ने पीढ़ियों से रेशम पालन की परंपरा को जिंदा रखा है। मगर तसर सिल्क से बनने वाले ज्यादातर आर्थिक मूल्य का बड़ा हिस्सा राज्य से बाहर निकल जाता है। कच्चे कोकून और धागे की बुनाई, रंगाई और गारमेंट निर्माण और फिर ब्रांडिंग के लिए कहीं और भेज दिया जाता है, और फिर वही धागा प्रीमियम उत्पाद बनकर बाजार में लौटता है। झारखंड कच्चा माल देता है, मुनाफा कोई और राज्य कमाता है। टिकाऊ समृद्धि उनकी नहीं होती जो कच्चा माल पैदा करते हैं, वह उनकी होती है जो उस कच्चे माल को उत्पाद में, ब्रांड में, बौद्धिक संपदा में तब्दील करते हैं। मेरे प्रिय सुधी दर्शकों, यह मौका है इस वक्त झारखंड के लिए, क्योंकि वैश्विक टेक्सटाइल और अपैरल उद्योग एक संरचनात्मक पुनर्गठन के दौर से होकर गुजर रहा है। चीन में बढ़ती मजदूरी दर, भू राजनीतिक तनाव और कोविड महामारी द्वारा उजागर की गई सप्लाई चेन की कमजोरियां, इन सबने बहुराष्ट्रीय कंपनियों को अपनी इसमें विविधता लाने के लिए प्रेरित किया है। चाइना प्लस वन रणनीति ने निर्माताओं को पूरे एशिया में नए उत्पादन केंद्र तलाशने पर मजबूर किया है। बांग्लादेश और वियतनाम इसके सबसे बड़े लाभार्थी बनकर उभरे हैं, क्योंकि इसलिए नहीं
कि उनके पास बेहतर प्राकृतिक संसाधन थे, बल्कि इसलिए कि उन्होंने स्थिर नीतियों, कुशल श्रम शक्ति और निर्यात उन्मुख बुनियादी ढांचे के सहारे एकीकृत मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम बनाए। भारत के लिए यह एक पीढ़ी में एक बार आने वाला मौका सरीखा है। देश के पास पहले से मजबूत नींव है, कच्चे माल की प्रचुरता से लेकर कुशल कारीगरों और विशाल घरेलू बाजार तक। केंद्र सरकार की प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम और पीएम मित्र कार्यक्रम टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग को मजबूत करने की स्पष्ट मंशा दिखाते हैं। मगर भारत की सबसे बड़ी चुनौती कपास या धागा बनाना नहीं है, चुनौती है ऐसी वैश्विक स्तर की प्रतिस्पर्धी मूल्य श्रृंखला बनाना जो कच्चे माल को प्रीमियम गारमेंट और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचाने जाने वाले ब्रांड में बदल सके। और यहीं झारखंड को उससे कहीं ज्यादा ध्यान मिलना चाहिए जितना उसे अभी मिलता है। जब नीति निर्माता भारत के टेक्सटाइल भविष्य पर चर्चा करते हैं तो आमतौर पर गुजरात, तमिलनाडु या कर्नाटक पर फोकस करते हैं। इन राज्यों ने प्रभावशाली औद्योगिक इकोसिस्टम बनाए हैं और आगे भी ये तमाम राज्य अहम खिलाड़ी इस क्षेत्र में बने रहेंगे। मगर भविष्य की टेक्सटाइल अर्थव्यवस्था तेजी से स्थिरता, नैतिक सोर्सिंग और प्रामाणिक कहानियों वाले उत्पादों से आकार लेगी। और ठीक यही वे क्षेत्र हैं जहां झारखंड के पास एक ऐसी प्रतिस्पर्धी बढ़त है जिस पर किसी का ध्यान आज तक नहीं गया। झारखंड भारत के अग्रणी ट्रॉपिकल तसर सिल्क उत्पादों में से एक है, एक प्राकृतिक रेशा जो अपनी बनावट, टिकाऊपन और पर्यावरण अनुकूल उत्पादन के लिए जाना जाता है। भारत के लिए कुल तसर उत्पादन का लगभग आधा हिस्सा के लिए झारखंड से आता है, मगर तसर सिल्क सिर्फ आधी कहानी है दोस्तों। झारखंड की आदिवासी बुनाई परंपराएं, प्राकृतिक रेशे और हस्त निर्मित टेक्सटाइल्स, यह सब बदलते वैश्विक उपभोक्ता झुकाव से बिल्कुल मेल खाते हैं। पेरू, मेक्सिको और इंडोनेशिया के स्वदेशी टेक्सटाइल ने विरासत को समकालीन डिजाइन के साथ जोड़कर प्रीमियम बाजारों में जगह बनाई है। झारखंड के पास वैसी ही संभावना है, बशर्ते उसके कारीगरों को बेहतर डिजाइन, सहयोग, ब्रांडिंग और बाजार पहुंच मिले। राज्य की सांस्कृतिक विरासत को संग्रहालय की प्रदर्शनी की तरह नहीं, बल्कि एक प्रतिस्पर्धी आर्थिक संपत्ति की तरह देखा जाना चाहिए। इस बदलाव की सबसे बड़ी प्रेरक शक्ति महिलाएं बन सकती हैं दोस्तों। झारखंड भर में हजारों स्वयं सहायता समूह पहले से ही ग्रामीण आजीविका कार्यक्रम के जरिए सिलाई, कढ़ाई, बुनाई और हस्तशिल्प में लगे हैं। मगर इनमें से ज्यादातर संगठित सप्लाई चेन और बड़े बाजारों से कटे हुए हैं। इन समूहों को अपैरल निर्माताओं, संगठित रिटेल, निर्यात हाउस और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से जोड़ना पूर्वी भारत के सबसे बड़े महिला नेतृत्व वाले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम में से एक बना सकता है। बांग्लादेश ने दिखाया कि गारमेंट उद्योग सिर्फ निर्यात को नहीं, बल्कि औपचारिक अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी को भी बदल सकता है। झारखंड के पास एक ज्यादा समावेशी विकास मॉडल बनाते हुए वैसे ही नतीजे हासिल करने का मौका है और इसका एक सीधा असर होगा पलायन पर, माइग्रेशन पर। आज भी हजारों युवा कामगार बेंगलुरु, तिरुपुर और नोएडा की अपैरल फैक्ट्री में इसलिए जाते हैं क्योंकि घर पर वैसा रोजगार मौजूद नहीं है। एक जीवंत टेक्सटाइल और अपैरल उद्योग यह रुझान पलट सकता है, लोगों के लिए वही रोजगार बनाकर जहां वे पहले से रहते हैं। तो सवाल है कि आखिर यह सब कुछ होगा कैसे? दोस्तों, इनमें से कुछ भी सही नीतिगत ढांचे के बगैर तो नहीं होगा। राज्य को बिखरे हुए उद्यमों की बजाय एकीकृत टेक्सटाइल और अपैरल क्लस्टर चाहिए। रंगाई इकाई, जांच प्रयोगशाला, डिजिटल डिजाइन केंद्र और साझा मशीनरी से लैस कॉमन फैसिलिटी सेंटर छोटे उत्पादकों की उत्पादकता में बड़ा फर्क ला सकते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन जैसी संस्थाओं के साथ साझेदारी यानी एग्रीमेंट, साथ ही स्थानीय विश्वविद्यालय और तकनीकी संस्थान कारीगरों को पारंपरिक कौशल को समकालीन बाजारों के अनुकूल ढालने में मदद कर सकते हैं। कौशल विकास कार्यक्रमों को पारंपरिक टेलरिंग से आगे बढ़कर डिजिटल पैटर्न निर्माण, क्वालिटी कंट्रोल,
टिकाऊ मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई चेन प्रबंधन तक पहुंचना होगा। बुनियादी ढांचा उतना ही अहम है। निवेशक सिर्फ सब्सिडी नहीं ढूंढते हैं, वे भरोसेमंद निरंतरता ढूंढते हैं। भरोसेमंद बिजली, कुशल लॉजिस्टिक्स, प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्क और सरल नियमन यह तय करेंगे कि झारखंड स्थापित टेक्सटाइल हब से आगे विविधता तलाश रहे अपैरल निर्माताओं को आकर्षित कर पाएगा या फिर नहीं। राज्य को अपनी रणनीति को पीएलआई स्कीम और पीएम मित्र जैसी राष्ट्रीय पहलों से जोड़ना होगा। साथ ही अपनी अलग पहचान भी विकसित करनी होगी। कॉटन में गुजरात या नीटवेयर में तमिलनाडु से मुकाबला करना मुश्किल होगा, मगर टिकाऊ सिल्क, आदिवासी टेक्सटाइल्स और नैतिक फैशन के भारत के हब के रूप में मुकाबला करना यथार्थवादी भी है और रणनीतिक रूप से समझदारी भरा भी फैसला होगा। अब थोड़ी बात ब्रांडिंग की भी करते हैं, क्योंकि शायद सबसे अहम निवेश है ब्रांडिंग। आज के उपभोक्ता यानी कस्टमर उत्पाद जितना ही कहानी भी खरीदते हैं, यानी प्रोडक्ट खरीदते हैं, उसके पीछे की कहानी भी खरीदते हैं। झारखंड के पास पहले से एक सम्मोहक कहानी है। जंगल आधारित रेशम पालन, आदिवासी शिल्प कौशल, महिला नेतृत्व वाले उद्यम और पर्यावरण अनुकूल उत्पादन। एक मजबूत मेड इन झारखंड ब्रांड राज्य के उत्पादों को उन वैश्विक बाजारों में अलग पहचान दे सकता है जहां स्थिरता और स्रोत की पारदर्शिता तेजी से खरीद के फैसलों को प्रभावित कर रहे हैं। बड़े ब्रांडों का आपूर्तिकर्ता बने रहने की बजाय झारखंड को अपने खुद के ब्रांड बनाने की आकांक्षा रखनी ही चाहिए। आखिरकार यह बहस सिर्फ टेक्सटाइल की नहीं, यह झारखंड की आर्थिक पहचान को फिर से परिभाषित करने की है, डिफाइन करने की है। दशकों से इस राज्य ने कोयले, लौह अयस्क और स्टील के जरिए भारत के औद्योगिक विकास को ऊर्जा दी है। यह क्षेत्र अहम बने रहेंगे, मगर यह अकेले उस पैमाने का रोजगार नहीं दे सकते, रोजगार सृजित नहीं कर सकते जो एक युवा आबादी को चाहिए। टेक्सटाइल दे सकता है, यह खेती को मैन्युफैक्चरिंग से जोड़ता है, गांव को वैश्विक बाजारों से, और यह पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक उद्यम से। सबसे अहम, यह आर्थिक अवसरों को कहीं ज्यादा व्यापक रूप से बांटता है जितना निष्कर्षण आधारित उद्योग कभी बांट सकते हैं। इतिहास ने भारत को एक और मौका दिया है वैश्विक टेक्सटाइल अर्थव्यवस्था में अपनी जगह फिर से हासिल करने का। जब अंतर्राष्ट्रीय सप्लाई चेन चीन से आगे बढ़ रही है, झारखंड को इस बदलाव को किनारे से नहीं देखना चाहिए। उसके पास कच्चा माल है, कुशल हाथ है और सांस्कृतिक पूंजी है भारत के सबसे विशिष्ट टेक्सटाइल गंतव्यों में से एक बनने के लिए। अब जरूरत है नीति और सोच में एक निर्णायक बदलाव की। जमीन के नीचे से संपदा निकालने से जमीन के ऊपर रहने वाले लोगों की सूझबूझ से संपदा बनाने की ओर। झारखंड के विकास का अगला अध्याय शायद अब भी स्टील और कोयले में लिखा जाए, मगर उसका सबसे परिवर्तनकारी अध्याय एक तसर सिल्क के धागे से शुरू हो सकता है। अगर राज्य एक वैश्विक स्तर की प्रतिस्पर्धी टेक्सटाइल इकोसिस्टम बनाने में सफल होता है, तो यह साबित कर देगा कि उसका सबसे बड़ा संसाधन कभी वह खनिज नहीं था जो मिट्टी के नीचे दबा था। वह हमेशा वह कौशल, वह लचीलापन और वह उद्यमशीलता थी जो उस मिट्टी के ऊपर जीने वाले लोगों के भीतर बसी। मेरे प्रिय सुधी दर्शकों, जाने से पहले मेरा एक वाजिब सवाल आपसे है, और यह सवाल इसलिए है क्योंकि कई बार हमारी झारखंड की पहचान को हमारे कोयले से जोड़कर, स्टील से जोड़कर देखा जाता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या वाकई आपको झारखंड में वो संभावनाएं दिखती हैं जब हमारी पहचान केवल कोयले और स्टील तक महदूद ना हो, बल्कि हमारा राज्य टेक्सटाइल हब के तौर पर भी जाना जाए? मुझे बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता महसूस हो रही है कि मैं इस वक्त जिस कपड़े में, जिस लिबास में आपके समक्ष बैठा हूं, उसके इस बंडी को डिजाइन किया है यहां के एक उद्यमी दोस्त ने, हमारे साथी ने, जिनका नाम है आशीष सत्यव्रत साहू। आप चाहें तो गूगल पर जोहार ग्राम डालें, और जोहार ग्राम नाम के इस कंपनी ने यहाँ के आदिवासी परंपरा को ध्यान में रखकर, यहाँ के रेशम, यहाँ के सिल्क को ध्यान में रखकर, तसर को ध्यान में रखकर, आदिवासी कल्चर्स को बहुत नजदीक से पढ़कर समझकर यहाँ के कपड़े को डिजाइन किया है। बड़ी खुशी होती है कि यहाँ के यानी कि आशीष सत्यव्रत साहू के डिजाइन किए कपड़े को न सिर्फ झारखंड के मुख्यमंत्री बल्कि देश के प्रधानमंत्री तक पहन चुके हैं, बल्कि देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू
वह रांची से सांसद व देश के केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ तक पहुंच चुके हैं। झारखंड में अब तक कोई भी ऐसे पूर्व मुख्यमंत्री नहीं बचे जिन्होंने आशीष सतव्रत साहू का कपड़ा न पहना हो। तो ऐसे उद्यमी, ऐसे दोस्त, ऐसे साथी हमारे बीच हैं। बस जरूरी यह है कि हम उनके लिए सामने आए, उनके साथ खड़े हों, सरकार उनके साथ खड़ी हो, नीति इस तरीके की बने कि हमारी पहचान में बदलाव हो। हम कोयले और स्टील के इतर, हम टेक्सटाइल की वजह से भी जाने। बाकी आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। बाकी अगर आप आशीष सतव्रत साहू को जानते हैं या आप अगर उनके शॉप से, उनके दुकान से या उनके शोरूम से अगर आप कपड़े खरीदना चाहते हैं तो आप जोहार ग्राम के वेबसाइट पर जा सकते हैं। कुछ ऐसे ही बंडी आपको भी खरीदने को मिल सकते हैं। आप देखते रहिए द फूड पिलर। हमारा नाम आकाश आनंद है, कैमरे के पीछे हैं कौशल और मनीष। बाकी इस कंटेंट रिसर्च स्क्रिप्ट को लिखा है देश व झारखंड के वरिष्ठ पत्रकार शशि सिंह ने। जोहार।